अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 5 महीने 5 दिन में अपना दूसरा बजट पेश किया है। मजमूई तौर पे इस माली साल का ये तीसरा बजट है, बल्कि PTI के जो वज़ीर ख़जाना हैं, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि ये मिनी बजट नहीं, इस्लाहाती पैकेज है। टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी, इसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बातें होती थी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करने की बातें होती थी। लेकिन अभी तक जितनी स्पीच मैंने सुनी वज़ीर ख़जाना साहब की, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस्लाहात इसमें क्या थी, आपको क्या लगा? अहाता करें ज़रा इस बजट का। इस्लाहात तो बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के बजट में कमी होती है, और ये क्योंकि जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि इस्लाहात का ये पैकेज है। वैसे तो ये आपको मालूम ही है कि जब मिनी बजट दिया जाता है तो वो इस समर की गमबाजी करता है कि जो हुकूमत की जो इक़्तिसादी मनसूबाबंदी है जो पूरे साल के लिए की गई थी वो नाकाम हुई है जी। लेकिन इसमें आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा इनको कि ये बजट इन्होंने पेश नहीं किया था, बल्कि ये कहते हैं कि ये बजट जानबूझ के ऐसा पेश किया गया कि बाद में हमारे लिए मुश्किलात हों। और हुकूमत की जो बुरकस निकला है मईशत का पहले 5 माह 5 दिन में, वो आपके सामने। तो ये जो बजट है इसका मकसद ये है कि इम्पोर्ट्स को कम करना, एक एक्सपोर्ट्स को ज़रा बूस्ट देना, कुछ लोगों को थोड़ी सी रिलीफ, यानी हाउसिंग सेक्टर को, गाड़ियों के सेक्टर को, कि जी वो नॉन फाइदर वाला जो क्लॉज था 1300 सीसी गाड़ियों के लिए ख़त्म कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन पर टैक्स लगा दिया गया, छोटे मोबाइल फ़ोन पे लगाया गया है, जिस पे भी लगा। बड़े महंगे मोबाइल फ़ोन कह रहे हैं, लेकिन वो बताया नहीं गया कि कितने जो मालियत है उससे ज़्यादा महंगे होंगे। ये क्लियर नहीं, बहुत से अहम है। कोई टैक्स नहीं है, मतलब है कि ये वो टैक्स है, ये जगह टैक्स कहता हूँ मैं इसको, बस टैक्स कि डायरेक्ट टैक्स क्योंकि आप लोगों को करने को तैयार नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये अक्रॉस द बोर्ड होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो इन मदाद पे उसको टैक्स देना पड़ता है। बज़ाहिर अभी तक ये रिवायती तौर पे निज़ामी साहब जिस तरह अल्फाज का गोरख धंधा पहले भी बजट को कहा जाता रहा है, उसी सिलसिले की लग रही है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब, निज़ामी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शौकत साहब ये बताइए कि आपने भी एक बजट पेश किया था, और वो भी यानी कि वही मौका था जबकि पिछली PMLN की मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई थी और आप लोग आए थे, या शौकत अजीज़ की गवर्नमेंट कह दें, इलेक्शन हुए थे, जो भी था। ये बजट जो है आपका, उस वक़्त आपने, और इसमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको जो मिनी बजट है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। उस वक्त जो मैं अक्टूबर 2008 में मैंने जब फाइनेंस मिनिस्टर मैं बना था, एडवाइज़र बना था, तो उस वक्त भी सूरत हाल इससे भी बदतर थी। लेकिन हालांकि मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन आते ही मैंने मुशावरत की और बड़ी ही जल्दी ये एक 9 पॉइंट एजेंडा दे दिया, इकनॉमिक रोड मैप दे दिया, और उसके बीच में हर चीज़ थी। फिस्कल रिफॉर्म से, एक्सटर्नल अकाउंट रिफॉर्म से, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल रिफॉर्म, सारा 9 पॉइंट एजेंडा आपको याद होगा। तो आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पहले तो ये जब आए थे तो इनको अपना एक एजेंडा देना चाहिए था, लेकिन वो इन्होंने नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि हम देंगे, कोई नवंबर की 15 की बात की थी। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये एक, जिस तरह इन्होंने कहा था आज रिफॉर्म एजेंडा दे रहे हैं ये, तो कोई हमें एक रिफॉर्म एजेंडा कौम के सामने रखेंगे। तो वो तो मुझे नज़र नहीं आया, और उन्होंने ये कह दिया कि अगले चंद दिनों में फिर मैं पेश करूँगा, मीडियम टर्म एजेंडा है। तो आज जो उन्होंने पेश किया वो ज़ाहिर है वो कुछ तो उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उसके ऊपर काफ़ी कुछ इक़दाम जो उन्होंने किए हैं वो अच्छे इक़दाम हैं, और कुछ जो है उन्होंने हाउसिंग की बात की, कर्ज़ हसना की हाउसिंग, वो भी एक अच्छा अमल है। और कुछ उन्होंने कहा कि हम ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंजेस ला रहे हैं कि आपके इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो एक्सपोर्टर्स के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो हैं जो रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए वो अनाउंस करेंगे, रज़ाक दाऊद साहब कल करेंगे।
तो मेरे नज़दीक तो एक किस्म का ये बजटरी एक स्पीच थी। तो इसको आप जो रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने बात की तो वो तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा पोस्टपोन ही कर दिया उन्होंने। तरीन साहब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की आपने बात की है, सबसे बड़ा मसला रुकावट इसमें टैक्सेशन सिस्टम है, उससे मुतालिक टैक्स लगाए गए या हटा दिए गए जो कॉम्प्लिकेशंस हैं टैक्स सिस्टम में, उसकी बात तो सुनने को नहीं मिली है। इससे मुतालिक ज़रा बता दीजिएगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उन्होंने कहा कि इंपोर्ट पे रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी, लेकिन जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में छूट दी जाए, उसका तज़किरा भी नहीं था। उनमें उन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट्स जो होंगे उसके ऊपर ड्यूटियाँ उन्होंने काफ़ी कम कर दी हैं, और वो कह रहे हैं कि वो कल पता चलेगा जब आपके एडवाइज़र ऑन कॉमर्स जो हैं वो बताएंगे, वो उन्होंने कहा है। और उन्होंने खैर उन्होंने जो टैक्सेस जो हैं इन टर्म्स ऑफ के लोगों के ऊपर जो है, इंडस्ट्री के ऊपर वगैरह जो टैक्सेस है उसका तो उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन ये है कि बैंकों के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर ये बैंक्स जो हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को लोन्स देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे, तो उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेस ऑलमोस्ट आधे कर दिए हैं, 39% से 20%। तो बाकी भी उन्होंने यही कहा है कि ये हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, जो कि इस 138 पोजीशन है उसको कम करेंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल हमें जो है वो उसको ठीक करना चाहिए। बिकॉज हो ये रहा है कि अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है सेक्टर है वो तकरीबन 18% है जीडीपी का, और उसके ऊपर जो जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो तकरीबन 62% जो टैक्सेस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग देती है। इसका मतलब है हर चीज़ हमने उन पे लोड कर दी है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी पे लोड कर दी है, उनकी गैसेस पे लोड कर दी है, मतलब जो भी है ये टैक्सेस हैं, और उनके अपने टैक्सेस भी आर डेफिनेटली हायर देन द नेबरहुड कंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और यही मैं देखना चाह रहा था कि कौन से सेक्टर्स हैं जो इनके ख्याल में प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर ये अगले 5 साल में काम करेंगे, और उसके ऊपर किस किस्म के स्टेप्स लेंगे। खैर गुड न्यूज़ इज़ कि वो कह रहे हैं अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह वो प्लान पेश हो जाएगा। हाँ जी शौकत साहब, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। वो असद उमर साहब ने तो तकरीर कर दी, और वो कल रज़ाक दाऊद साहब भी कुछ फॉलो अप पे तौर पे बताएंगे, और शायद उससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है बेहतर हो जाए कुछ किसी हद तक। लेकिन कुछ और भी इसमें कुछ बैरूनी फैक्टर्स हैं, मसलन ये कि पिछले 5 माह में पकड़ धकड़ जाने ना पाए छोड़ो ना का एक माहौल रहा है, चाहे वो नैब का हो या वो और अदारों का हो, और हर आदमी को जो उसके जेब में 4 पैसे हों उसको करप्ट समझा जाता है। ख़ास तौर पे जो पीपीआई पीटीआई के बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनका भी यही नैरेटिव रहा है पास्ट में। तो ये इसको फिक्स करने के लिए कि यानी ज़मीन के ऊपर वाकई ही ऐसा लगे कि कोई बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, ताकि जो मुकामी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना शुरू करे, वो एक स्पीच से तो नहीं हो पाएगा। निज़ामी साहब देखें जी, पहली बात तो है कि पहले तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो एक बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं फिस्कल साइड के ऊपर, हमारी एक्सटर्नल अकाउंट में विच मींस एक्सपोर्ट्स पे इंपोर्ट्स पे हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, एफडीआई के ऊपर, तो वो हमारी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, और हम किस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को हम कंटेन करेंगे, एफडीआई को बढ़ाएंगे, रेमिटेंसेस को बढ़ाएंगे, अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे और एक्सपेंडिचर को कैसे कम करेंगे। तो ये और प्लस कौन से ऑल्सो सेक्टर्स हैं जिसको हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ देम, बाकी आईटी है, बाकी ज़ाहिर है हमें प्रोटेक्शन भी देनी है लोगों को। तो इसके ऊपर डिटेल्ड एक किस्म की हमारी एक स्ट्रेटिजिक रोड मैप होना चाहिए। जब वो रोड मैप आप दे देते हैं
फिर आपने कहना कि हमने एनवायरनमेंट अपना क्रिएट करनी है जो ये जो हमारा रोड मैप है इसको अचीव कर सकें। उसके बीच में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं। आज आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हाथ लगाने को तैयार नहीं है किसी काम को, क्योंकि वो डरते हैं कि हमने कोई साइन किया तो कल नैब हमें पकड़ लेगी। तो नॉट ओनली नैब ये है, पेपरा रूल्स को हमें फिर से देखना पड़ेगा। और एक अपना जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी जो ऑन द ग्राउंड हमारी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसको देखना पड़ेगा कि हमें किस किस्म के लोग और चाहिए डिफरेंट स्किल सेट्स के, क्योंकि आज दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आज तो सारी दुनिया वो कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करती है, टेलीफोन के व्हाट्सएप पे काम करती है। क्या हमारे लोग जो इस वक्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में, क्या वो इसमें इक्विप्ड हैं या नहीं हैं? तो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी देन लुक्ड एट। अच्छा शौकत तरीन साहब, FDI की आपने बात की है, गैर मुल्की सरमायाकारी, और फिर जिस तरह निज़ामी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी, जो इन्वेस्टर आएगा उसको रोका यहाँ कैसे जाएगा? यहाँ तो कुछ भी क्लियर नहीं होता, रुपए जो है उसकी बेकदरी एकदम से हो जाती है, सियासी हालात ऐसे हैं, एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह हैं। इस मामले में हुकूमत की कोई पॉलिसी आपको नज़र आती है कि अगर इन्वेस्टमेंट आ भी जाए तो उसको टिकाया कैसे जाए पाकिस्तान में? यही मैं आपको कह रहा था कि ये एक हमें जो रोड मैप चाहिए, और सबसे पहले जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। सबसे पहले जो आपको करना होता है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपको इन्फ्लेशन को नीचे लेके जाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को जब नीचे लेके जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आपको फिस्कल डेफिसिट नीचे लेके जाना पड़ेगा, अपनी रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेंगी, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। जब इन्फ्लेशन नीचे चली जाती है तो फिर उससे उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है पॉजिटिव कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हो जाता है। वो स्टेबल हो जाता है तो ये एक आपको एक किस्म से इन्वेस्टर्स को ये नज़र आता है कि लो इन्फ्लेशन, स्टेबल एक्सचेंज रेट एनवायरनमेंट है। उसमें अगर आप प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ अगर आप लेके आ जाएं, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर की, आप एग्रीकल्चर IT पॉलिसीज़ लेके आ जाएं और इंसेंटिवाइज करें उन चीज़ों को, तो लोग जो हैं दे विल बाइट। सो माय ओन सेंस इज कि अगर इफ दे बिलीव कि इनके जो इस वक्त जो है वो लोग मक्खियों की तरह यहाँ आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो इस एनवायरनमेंट में फ़िलहाल ये काफ़ी मुश्किल होगा। और इसमें सोने पे सुहागा ये कि आपकी एक तरफ नैब भी है और आपकी जो कोर्ट्स भी थी वो भी काफ़ी एग्रेसिव थी। जी ठीक, एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो निज़ामी साहब IMF के जो मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा था कि आज तो कहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, पहले कहा था कि हमारे पास IMF का मुतबादिल भी क्या है, मुतबादिल क्या हो सकता है ये शायद तरीन साहब को मालूम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत से जो निज़ामी साहब सियासी तज्ज़ियाकार हैं या फिर मुआशी नाक़दीन हैं, वो मौजूदा गवर्नमेंट की जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उनको लेके ये कह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन है, समत इकॉनमी की अभी उसका तयन नहीं हो सका। आपको क्या लगता है? और IMF का जो मामला है उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं हो सका, जाना है हुकूमत ने IMF के पास कि नहीं जाना? हाँ जी, अनसर्टेनिटी तो खासी पैदा हुई है और ये कहते हैं कि मईशत के लिए जो ज़हर कातिल है वो अनसर्टेनिटी है, ख़राब पॉलिसी भी ज़्यादा। अब आपने IMF का जिक्र किया, यही शौकत तरीन साहब से मैं पूछना चाहूँगा अभी जी कि पहले कहा नहीं जाना, हम ज़रूरत ही नहीं IMF की, फिर का जाना है, फिर का नहीं जाना। वज़ीर आज़म भी अपना स्टैंड बदलते रहे और असद उमर साहब भी, और बाहर और वज़रा भी कहते रहे कि जी IMF की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये है वो है। साथ ही साथ उनकी जो फ्रंट लोडेड का मतलब है कि जो वो कहते हैं कि पहले हमारे मतलब वो ट्रेडिशनलिटीज़ पूरी करें जी, फिर आपको पैसे मिलेंगे। आज कह दिया कि आखिरी प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर वो शुरू कर दी, यानी गैस की कीमतें बढ़ाना, सब्सिडीज़ कम करना, बिजली वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी ख़बर जो आज ये थी इस बजट, सो कॉल्ड बजट इस्लाहती स्पीच में,
कि उन्होंने कहा कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं इम्प्लिसिटली, और ये आखिरी प्रोग्राम होगा, हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा कि हम कोई फायर फाइटिंग के लिए दोबारा IMF के आगे हाथ फैलाएं। अच्छा, 2 हफ्ते पहले असद उमर साहब ने कराची में FPCCI के इवेंट से ये कहा कि हमारे पास IMF का मुतबादिल भी है। तरीन साहब से ज़रा जान लें कि क्या मुतबादिल। जी तरीन साहब, ये अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि कम से कम आज एक क्लैरिटी तो आई है कि IMF प्रोग्राम में जाना है, ये कह के कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। शौकत साहब ये बताइए कि आप वज़ीर ख़जाना के तौर पर जब आए थे तो आने के कितनी देर बाद आपने IMF की नेगोशिएशन शुरू की थी? इसहाक डार ने तो मियां इलेक्शन के बाद ही इक़्तिदार में आने से पहले ही IMF की बातचीत शुरू कर दी थी, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट जिसमें खुद भी हिस्सा था, पहले ही इस बारे में पेशरफ्त हो रही थी। अब खान साहब के बड़े जो एक चहेते किस्म के एडवाइज़र हैं, उनको अगले रोज़ हमने लिया अपने प्रोग्राम में, डॉक्टर इशफाक, मैं नाम भी ले देता हूँ। तो उनका जी पीपल्स पार्टी IMF के प्रोग्राम में गई, उनकी हुकूमत चली गई, PMLN IMF के प्रोग्राम में हुकूमत चली गई, तो हमें हरगिज़ IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के जो नादान मशीर हैं, ये ज़्यादा बेड़ा नहीं कर रहे हैं हुकूमत का। आप बताइए कि ये इसका कोई लिंकेज है, और आप जब IMF प्रोग्राम गए थे तो इसलिए गए थे कि हुकूमत गिराने के लिए या बचाने के लिए? पहली बात तो ये है कि निज़ामी साहब के हमारी इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि हमारे पास तो मसल तो रह ही नहीं गया, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। और हमने ये जो 18 बिलियन का हमारा जो फाइनेंसिंग जो गैप था, वो हम लोगों ने 18 में से कुछ 6 किया हुआ था, तो 12 रह गया था। वो हमने मांग तांग के 1 साल के लिए तो पूरा कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये 1 साल के लिए पैसे वापस दे दें। तो अगले साल भी ये ज़ाहिर है हमारा फाइनेंसिंग गैप होगा, बिकॉज़ हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी नहीं बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट्स इतनी जल्दी कम नहीं हो जाएंगी, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 18 बिलियन डॉलर था, वो ज़ीरो पे तो आ नहीं जाएगा, या 10 बिलियन पे तो नहीं आएगा। तो ये तो रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया देख रही है हमें कि हमारी ये जो हमारी एक्सटर्नल अकाउंट है, जिसमें हमारे जो रिज़र्व पोजीशन है वो काफ़ी प्रिकेरियस है। तो काफ़ी एक किस्म का रेटिंग एजेंसीज और बाकी लोग जो नर्वस हैं, तो हमें एक डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए कि हमने ये जाना है या नहीं जाना। और मेरे नज़दीक तो इस वक्त हमारे पास चॉइस नहीं है। और हमारा इशू ये था कि ज़ाहिर है कि अमेरिका जो है वो एक डोमिनेंट प्लेयर है IMF में, उसकी जो हमारे साथ पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमारा ये ख्याल था कि ये एक बड़ा टफ प्रोग्राम होगा। बट ये एक अच्छी बात हुकूमत ने की है कि उन्होंने अमेरिका के साथ अपने दरवाजे खोले हैं, और लग इस तरह रहा है कि हम एक सिमत में चले हैं जिसके बीच में हम उनको IMF को भी प्लिकेट कर लेंगे, और एक रीज़नेबल पैकेज जो है हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमें एक डिसीजन लेना है और कहना कि हमने ये करना है। और जहाँ तक ये रहा कि अच्छा, और इसकी ज़रूरत ये है कि थोड़े डॉलर तो ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन इनकी जो स्टैम्प है उससे बायलैटरल जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, मार्केट में हम जा सकेंगे, रेटिंग एजेंसीज में हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमें एक डिसाइसिव एक डिसीजन लेना है। जहाँ तक आपने मेरा कहा, मैं तो 8 को मैं एडवाइज़र बना था, 10 को मैं वाशिंगटन गया था और बॉस को बता के गया था अपने कि मैं इनफॉर्मली नेगोशिएट करके आ जाऊँगा। तो मैंने प्लान A प्लान B तो ज़रूर दिया कि पहला प्लान था कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा ये था कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नहीं करेंगे तो हम IMF के पास गए। बट इन इफेक्ट इनफॉर्मली मैं नेगोशिएट कर आया था, एंड विद इन 6 वीक्स हमने नेगोशिएट, हमें पता चल गया कि फ्रेंड्स पैसे देने को तैयार नहीं थे। तो विद इन 6 वीक्स नॉट ओनली कि नेगोशिएट कर लिया, लेकिन पैसे जो हैं वो स्टेट बैंक में आ गए थे। 40% ऑफ दी तो फ्रंट लोड करवा दिया। उससे ये हो गया एकदम ठंड पड़ गई मार्केट में, जो हमारा एक्सचेंज रेट गिर रहा था। अच्छा तरीन साहब, आपने ऑयल प्राइसेस भी गिरी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा सरप्लस में जी, तो सरप्लस में चला गया। तो इसलिए हमने तो डिसाइसिव एक्शन लिया उस वक्त।
और ये इनको लेना चाहिए अभी, क्योंकि ये देखें जिस तरह आपने कहा कि इंडिसीजन जो है और अनसर्टेनिटी मार्केट के बीच में, ये एक बहुत बड़ा उसका जिसको कहते हैं एनिमी ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस। तरीन साहब, आपने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया। आप मौजूदा हुकूमत को भी सऊदी अरब की बात करें, चाइना की बात करें, यूएई की बात करें, इनकी एक सपोर्ट रही, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पॉलिसी है इकॉनमी की कोई समत इसका तयन हुकूमत नहीं कर सकी और ये पैसे ब्रीथ स्पेसिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं? देखें, ये तो बहुत ही, अब जो पैसे हमें मिले भी हैं और ये मिलेंगे भी सही, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो इस साल का जो आपका जो डेफिसिट है, जो फाइनेंसिंग डेफिसिट 12 बिलियन, उसको मुश्किल से पूरा करेंगे। आप 12 महीने के बाद क्या करेंगे? तो फिर तो ये होगा ना, इन्होंने पैसे भी वापस लेने हैं। तो आपको तो वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो एक्सटर्नल अकाउंट को कैसे ठीक करना है, अपने रिजर्व्स को कैसे ठीक करना है, वो सारी स्ट्रैटेजी आउटलाइन करनी है और उसके ऊपर आपने डिसीजंस लेने हैं और आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस लेने हैं। और ये कोई आसान काम नहीं होगा। आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अगर पिछले खैर 5 साल में पिछले तो इन्होंने तबाही मचा दी कि वो रिड्यूस हो गई, लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम रफ्तार से बढ़ रही हैं और इंपोर्ट ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही हैं, तो इस साइकिल को रिवर्स करना आसान काम नहीं होगा। तो वो क्या ऐसे अवामिल हैं जो आप लेके आएंगे जिससे ये चीज़ होगी, वो कौम देखना चाहती है। और ये खैर अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में हम ये दे देंगे। अच्छा शौकत साहब, ये बाज़ मारीन का ख्याल है, बल्कि फ़ारूक सलीम जो कि स्पोक्समैन थे इनके, और उनको पता नहीं था कि वो स्पोक्समैन नहीं है, लेकिन वो ये उन्होंने अगले रोज़ एक आर्टिकल में ये कहा, दावा किया कि एक्चुअली पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कोई 7 बिलियन अब नेगेटिव में है, यानी आपका ख़जाना खाली हो चुका है। उन्होंने उसको इस तरह कैलकुलेट किया गालबन कि ये पैसे जो हमने वापस कर रहे हैं उससे हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं और वो रुपए जो हैं उससे कर्ज़े भी अदा कर रहे हैं और वही साग डार वाली पॉलिसी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम मार्केट के अंदर रोज़ डॉलर फेंक रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से कि रुपी जो है वो 140 के इर्द गिर्द स्टेबलाइज रहे, और अगर वो स्टेट बैंक ये डॉलर ना फेंके तो आपकी करेंसी जो है 150 रुपये तक चली जाएगी। और IMF में अगर नेगोशिएट करें तो शायद हमें ऐसा करना पड़े। और इसमें एक और चीज़ जो बड़ी अजीब लगती है कि आप इसहाक डार साहब ने यही करके बेड़ा गर्क किया था। इन्होंने एकदम ही रुपए की 33% डिवेल्यूशन की कि उसका एक्सपोर्ट में ट्रांसलेट नहीं हुआ, अभी शायद आगे जाके हो। तो इस बारे में ये जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं आपने जिक्र किया, हमें आप किस किस्म की चीज़ कर रही है? डॉलर फेंकने चाहिए जो है ही नहीं, और वाकई हम नेगेटिव में हैं, हमारी जो रिजर्व्स हैं। यहाँ देखिए, वो तो मेरे ख्याल में फ़ारूक सलीम साहब, जिस तरह आपने कहा कि वो सारी जो स्वॉप्स वगैरह होती हैं या शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे हैं, उनका उन्होंने रीपेमेंट दिखा के नेगेटिव दिखाई होगी, वरना तो आपके 7 बिलियन डॉलर्स के सेंट्रल बैंक के रिजर्व हैं और बाकी आपके 6-7 बिलियन के आपके डिपॉजिट भी पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में तो खैर वो एक ड्रामेटिक किस्म की स्टेटमेंट देना चाह रहे थे, तो मैं तो उस साइड पे नहीं जाऊंगा। लेकिन जहाँ तक आपकी ये बात है कि क्या इस रुपए को हम क्या क्रचिस पे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं या ये रुपए की कीमत ही 138 है। देखिए जी, जब तक एक तो एंकर आपको चाहिए, ये स्पेकुलेटर लेके जाता है जो, वरना तो क्या ज़रूरत है आपके एक्सचेंज रेट और कहाँ होना चाहिए। तो एक्सचेंज रेट आपका होना चाहिए, इसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं, उधर होना चाहिए जिसमें आपको अपनी कंपेटिटिवनेस जो है, अपनी ट्रेड की, अपनी जो आप तिजारत करते हैं उसको आप कंपेयर करते हैं अपने कंपेटिटर्स से इर्द गिर्द आपके मुल्क और जो आपकी प्रोडक्ट्स में कम्पीट करते हैं उसके साथ। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का इस वक्त मेरे ख्याल में 142 से 145 है, तो हम उससे ज़्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन डर यही है कि अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो स्पेकुलेटर इसको अगर कोई एंकर नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो नीचे लेके चला जाएगा। तो
उसके लिए भी IMF का होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर लोगों को पता चल गया कि IMF पीछे खड़ा हुआ है तो स्पेकुलेटर जो है वो अपने आप को रिस्क नहीं लेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमने अभी तक जो इस वक्त डिवैल्यूएशन की है, उसमें अगर जब तक रिजल्ट्स नहीं आना शुरू होंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ना नहीं शुरू होंगी, इंपोर्ट्स कम नहीं होना शुरू होंगी, तो तब भी रुपए पे प्रेशर रहेगा। जी ठीक, तरीन साहब हमारे साथ रहिए, एक लेते हैं। निज़ामी साहब ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। असद उमर साहब ने कहा कि नून लीग की हुकूमत ने बिजली के निज़ाम में तबाही लाई। हाँ, ये पूछना चाहूँगा कि शौकत साहब उससे करीब एसोसिएटेड रहे हैं, उनको मालूम है कि बिजली में क्या हुआ है। ये एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। तरीन साहब, असद उमर साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है कि बिजली के निज़ाम में नून लीग ने तबाही लाई। याद है हमें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद जब नून लीग की हुकूमत आई तो नून लीग वाले कहते थे पीपल्स पार्टी ने तबाही लाई, लेकिन इस वक्त सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जा 1400 अरब रुपए है। दर हकीकत आप नहीं समझते कि सारी हुकूमतों ने ही तबाही लाई बिजली के निज़ाम में? देखिए जी, ये तबाहियाँ जो हैं इसको डिफरेंटली आप देख सकते हैं कि एक तो शायद वो जिसको आप कहते हैं कि ज़लज़ला आ सकता है, एक तूफ़ान की सूरत में तबाही आ सकती है। तो पीपल्स पार्टी से पहले ये तो मैं कहूँगा कि मुशर्रफ के दिनों से ही लोगों ने कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई नहीं, तो अंधेरे हो गए, मुझे बिजली की शॉर्टेज हो गई। अब बिजली की शॉर्टेज इन्होंने तो पूरी कर ली पिछली हुकूमत में, लेकिन एफिशिएंसी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की और जो कलेक्शन है मतलब अपने रिसीवेबल्स की, वो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और वो जो तवज्जो नहीं दी उससे ये हुआ कि वो जो आपके रिसीवेबल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और आपके पेबल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब पेबल्स को इन्होंने करना ये शुरू कर दिया कि इन्होंने एक कौसाए फिस्कल डेफिसिट के तौर पे एक कंपनी क्रिएट कर दी, पाकिस्तान होल्डिंग, और उसके थ्रू मतलब कर्ज़े ले लेके उसको मतलब पूरा करते रहे। और फिर कई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह PSO वगैरह है, उनके तो अभी जो है हुकूमत से जो रिसीवेबल है वो 500 बिलियन तक पहुंच गए। अच्छा, वजह क्या है? वजह ये है कि आप जो 100 रुपए की जो बिलिंग करते हैं, अगर आप उसको जाके 80, 85 या 90 या 95 रुपये अगर आप कलेक्ट करेंगे, वो 5-6 रुपए जो है पर यूनिट जो है वो किसी ने तो देना है। तो अगर आपके एफिशिएंट होंगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिस तरीके से KSE को देख लें, KSE एक वक्त में बहुत लॉसेस करता था, जब से वो प्राइवेटाइज हुआ अब वो उसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आता है। तो इसी तरीके से हमारे भी एफिशिएंट कंपनीज हैं, कई फेस्को है, लेस्को है, आइस्को है, और ये जो हैं इनको अगर देखा जाए इवन जो जेपको है वो भी मेरे ख्याल में एफिशिएंट है, और कुछ ऐसी हैं जो लॉस मेकिंग है। तो हमें चाहिए ये था कि इनको पेयर करके और इनको बेसिकली हम उनकी मैनेजमेंट चेंज करते हैं, उनको प्राइवेटाइज करते, तो ये मसला आज नहीं होता। उन्हें इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, और ये अब इस हुकूमत के ये उसके एक किस्म से खाते में आ गया कि ये इतना बड़ा लॉस जो पड़े हुए हैं, एक साइड पर रिसीवेबल्स हैं और ये जो कह रहे हैं कि 1300-1400 अरब रुपए के पेबल्स हैं, तो दूसरी साइड पे 800-900 अरब रुपए के रिसीवेबल्स भी पड़े हुए हैं। शौकत साहब, मैं आखिर में आपसे पूछूंगा ये कि आपने ये स्टेक होल्डर भी हैं, आप बैंकर भी हैं और माहिर इक़्तिसादियात तो हैं ही, और वो थ्योरेटिकली आप प्रैक्टिकल मार्केट्स के हवाले से आप जानते हैं इकॉनमी को। अगर मैं कहूँ आपसे कि आज जो इस्लाहाती बजट पेश किया है, मिनी बजट असद उमर साहब ने, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, और जो मरूज़ी सूरत हाल है इकॉनमी की, आप कितने नंबर देंगे 10 में से इस हुकूमत को इकॉनमी को हैंडल करने के हवाले से? निज़ामी साहब, मैं तो ये कहूँगा कि जो इनको मसाइल इनको पेश थे जब ये आए हैं, तो पहले तो ये प्रिपेयर्ड नहीं थे उस पर, लेकिन मतलब को होमवर्क नहीं था, मार्क्स दूंगा, इस वक्त इनको टाइम दूंगा।
और मैं आई वुड से कि इनके पास इनको ज़रा थोड़ा सा टाइम चाहिए। इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अब, क्योंकि देखें जो प्रॉब्लम्स थे ना, जो पिछली हुकूमत के थे, जो ये कहते हैं जब 6 महीने गुजर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम उन नई हुकूमत के हो जाते हैं। तो इस वक्त तो मैं इनको मार्क्स देने की कोशिश नहीं करूँगा, बिकॉज इनको लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के थ्रू, अगर ये सुन रहे हैं, कि भाईजान आप जो है वो मीडियम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान जो हैं वो हुकूमत के सामने रखें, आवाम के सामने, और उस पर अमल करना शुरू कर दें। और ये जो इश्यूज़ हैं अब ये आपके अपने इश्यूज़ हैं। अगले 6 महीने में कौम जो है उस पर अगर प्रोग्रेस नहीं देखेगी तो वो पिछली हुकूमतों को नहीं कोसेगी, वो आपको कोसेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब, ये सब बातें तो पढ़ी लिखी थी, आम आदमी की ज़िंदगी पे आज की इस बजट तकरीर का, इस बिल का क्या असर पड़ेगा, या फिर जस्ट अल्फाज का गोरख धंधा ही है? जी, आम आदमी को बड़ी मुश्किल से ट्रिकल डाउन करेगी इसकी, क्योंकि बहुत हालात जो हैं वो गंभीर हैं। अदरवाइज़ जो हैं इकॉनमी में कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी एक किस्म की रिसेशन जो है वो आ रही है। और इस तनाज़र में देखें तो ये कोई असद उमर साहब का अच्छा कोई के लिए आसान नहीं है काम, इट्स नॉट एन ईजी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो शौकत तरीन साहब से नहीं इसमें मौजूद बात हुई, वो ये है कि कम से कम तरक्की के लिए भी एक यूनिट चाहिए मुल्क के अंदर। आज भी आपने देखा कि कौमी असम्बली में मछली बाज़ार लग रहा था, और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को आराम से सुननी चाहिए थी तकरीर। इतनी ज़्यादा जो शेम फिर वो न्याजी गो के नारे जो लगे, वो मुनासिब नहीं था मेरे ख्याल से। शहबाज शरीफ साहब ने जो आगाज़ ही किया वो उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से वो सिक्सर मारा, जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब किया कि जनाब सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब। ये भी मैं समझता हूँ कि ये जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा ना इकॉनमी के बारे में और गवर्नेंस के बारे में, वो भाई अब आप डिफेक्टो वो हैं, उन्होंने आप उनकी सिलेक्टेड लोगों की वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी लगे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। आज का दिन तो कम से कम इस किस्म के बाब्स जो हैं या तंज जो हैं अगर ना किए जाएँ बेहतर है। एक तरफ वो गिला करते हैं कि वो इमरान खान साहब आते ही नहीं है ईवान में 3.5 में बाद है, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात जो है। अच्छा निज़ामी साहब, एक और जो वाक़या पिछले 3-4 दिनों से सबसे अव्वलीन ख़बर रही है, सानिया साहिवाल, फिर उसके बाद उस पर होने वाली डेवलपमेंट्स। राजा बशारत साहब ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कुछ इन कैमरा ब्रीफिंग से मुतालिक भी बताया था। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के तर्जुमान शहबाज गिल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। गिल साहब, ये बताइएगा लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वाक़े से मुतालिक क्या है? शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान तो दिया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने की सिफारिश कर दी थी मैंने, तो अब JIT की रिपोर्ट का, हतमी रिपोर्ट का कब तक इंतज़ार किया जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले दिन से हम एक बात कह रहे हैं कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और इसमें हम भी उतने ही परेशान या उतने ही दुख में हैं जितने बाकी तमाम लोग हैं, जितनी बाकी सब पब्लिक है। लेकिन एक बात हमें सबको ये समझनी है कि ये एक दिन में ये वाक़या नहीं हो गया। ये जो पुलिस का या इदारों का अपने इख्तियारात से, अपनी हदूद से तजावुज़ है, ये रवैया एक दिन में बिल्ड नहीं हो गया। इसमें आप, मैं, निज़ामी साहब, पिछली गवर्नमेंट, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। ये पिछले 40 साल का बदनज़मी, गंद, करप्शन, अदारों को अपने लिए इस्तेमाल करना, हम इसमें इसलिए एक शहरी के तौर पर, मैं अब तो गवर्नमेंट में हूँ, पहले मैं भी एक आम शहरी के तौर पर अपने आप को जिम्मेदार, कि हमने इस सब को बर्दाश्त किया और ये होने दिया। ये सब्ज़ाज़ार से शुरू होकर मॉडल टाउन तक गया। मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ उसमें आपको देख लें कि उसमें महीनों लगे, और फिर उस टाइम के आर्मी चीफ साहब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से FIR करी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। एक नेचुरल बात है कि जो इदारा होता है जिससे कोई गलती होती है, वो पहली कोशिश यही होती है कि उस गलती को प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट ऑफ द डे आपने दोनों। अच्छा गिल साहब, ज़ीशान से मुतालिक, ज़ीशान नामी शख्स जिसकी मौत वाक़ई हुई है, उससे मुतालिक अबहाम है, ज़रा ये क्लियर कर दें, JIT रिपोर्ट मज़ीद कब तक वक्त लेगी और उसका स्टेटस कब तक क्लियर हो जाएगा? इसमें बिल्कुल अबहाम है। आप
बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो इस टाइम जो पब्लिक का गमो गुस्सा है उसके साथ वो मैच नहीं कर रही। और कई दफा आप जो काम, आपकी इंटेंट बेशक अच्छी हो, लेकिन आप जिस तरीके से उन चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो जाती है। अब मसला हमारे साथ ये हुआ है, गवर्नमेंट के साथ भी, आपके साथ भी, हम सबके साथ इस टाइम मसला ये है कि जिस तरीके से वो ऑपरेशन जो है उसे एग्जीक्यूट किया गया, उसमें बेगुनाहों की जान गई, उसके साथ अब अगर जो ज़ीशान साहब जिनकी मौत वाक़ई हुई उनके बारे में अगर लॉ इन्फोर्समेंट के पास कोई सबूत हैं या उनके पास अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो इस टाइम अपने पॉइंट को प्रूव करने में मुश्किल में इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है उस एग्जीक्यूशन में। बहरहाल हमारा सबका जी, मैं कह रहा था कि ये जो अब तक सामने आया है सारा कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लगता है। मतलब है ये तो अब वाज़ेह हो गया कि वो ख़ानदान बेगुनाह था जिसमें से जिनके यानी जो सरबरा उनकी बेगम और बच्ची मारी गई। कोई ठोस शवायद सामने नहीं आया, लेकिन वज़ीर कानून कहते हैं बड़ा सोचा समझा और कामयाब ऑपरेशन था और बड़े इसको हमने बाकायदा प्लान किया हुआ था। तो मकसद ये है कि ये भी कोई ज़ीशान साहब क्या उस मोटर में कर रहे थे, उनके साथ कोई असला नहीं निकला, कोई ये नहीं निकला कि कोई ग्रेनेड वो लेके जा रहे थे। तो इस किस्म की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की गई है, हुकूमत को चाहिए कि उसके बारे में बजाय कि इनके झूठ के CTD के लोगों को पूरा एतमाद में लेके क्या कुछ इस बारे में हुआ है। जी जी बिल्कुल निजामी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपने अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, कहीं पे इख्तियारात से तजावुज़ ना हो और दूसरी पार को अब्यूज़ ना किया जाए। और दूसरी तरफ आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट होती है, क्योंकि उन्होंने अमन और अमान कायम रखना है, आपने उन्हें भी ऑन करना है। दोनों तरफ आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, ना ही हमने CTD को बचाना है कि उसमें कोई हमारा ब्लड रिलेशनशिप है, बुज़दार साहब का कोई फर्स्ट कज़न है वहाँ पे। और इसी तरीके से जो अवाम है वो हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवाम ने हमें वोट देके यहाँ तक पहुँचाया। तो गवर्नमेंट के पास कोई वजह नहीं है, पॉलिटिकल लोगों के पास कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोलें या झूठ बोल के किसी के किए हुए को, क्योंकि ये हुक्म हमने तो नहीं दिया, ये ऑपरेशन हमने तो नहीं किया कि इसको इस तरीके से आप एग्जीक्यूट करें। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जैसे मैंने आपको अर्ज की कि इसमें लॉ इन्फोर्समेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हमें सुनना पड़ेगा। उन्होंने वक्त मांगा है कि हम आपको प्रूफ देते हैं, इन्वेस्टिगेट करके हमें जान तो चली गई। अब इमीडिएटली अगर कितना वक्त मांगा है गिल साहब? तो नुकसान हो गया। उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली इसका तो नहीं पता जी कि कितना एग्जैक्ट वक्त उनको लगेगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी, शाह महमूद साहब ने भी ऑलरेडी, हम देखिए हमारे लिए निजामी साहब जैसे मैंने आपको बताया पहले भी अर्ज की कि मीडिया भी मोतबर है, अपोजिशन भी मोतबर है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे लिए अवाम मोतबर है जिन्होंने हमें वोट दिया। हमारा कोई इधर अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट तो है नहीं कि हमने कहीं प्रोटेक्ट करना है किसी को। हमने ये गलती तो की नहीं, हमारे हुक्म पे ये हुई नहीं, हमारे किसी पॉलिटिकल इमा पे ये हुई नहीं, तो हम क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? हम तो अगर जुडिशियल कमीशन बनाना पड़ा वो भी बनाएंगे, कुछ और उससे भी आगे करना पड़ा वो भी करेंगे। हमने अवाम के सामने सुरखरू होना है, मुकम्मल इंसाफ देना। ठीक, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। निज़ामी साहब, लाइनर आज ये बजट की स्पीच और फिर सानिया साहिवाल और जो डेवलपमेंट्स रहीं इससे मुताल्लिक बता। देखिए, बजट के बारे में तो मैं कहूँगा कि ये अच्छी कोशिश है, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि महज एक एलानिया से मामला ठीक नहीं होगा। ठीक, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब आपका। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।